हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 6th चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। और इससे पहले हम इसी बुक के 5 चैप्टर और पढ़ चुके हैं। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं और यदि आप पिछले चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा, और वहां जा कर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनकी भी हम यहाँ पर हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। और एक चीज़ ये कि आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रजिस्टर करें, जिससे मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। बने रहे मेरे साथ, देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे कि आपके लेसन पूरी तरह समझ में आ जाए। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। यानी पैनकेक का मतलब होता है एक तरह की श्रृंगार प्रसाधन सामग्री। और पैनकेक अपने आप में एक ब्रांड नेम था, एक व्यापारिक नाम था। ब्रांड नेम, व्यापारिक नाम। अब ये किसका व्यापारिक नाम था? ऑफ द मेकअप मटेरियल, एक तरह के श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री का। दैट्स जेमिनी स्टूडियोज, जिसको जेमिनी स्टूडियोज बॉट, खरीदता था, इन ट्रक लोड्स, ट्रक भर भर के। यानी बहुत काम आता होगा शायद ये पैनकेक नाम का जो ये मटेरियल है, जो श्रृंगार का एक सामान है, एक सामग्री है। तो यहाँ पर पैनकेक का मतलब है कि श्रृंगार की कोई सामग्री, कोई सामान, कोई मटेरियल। और ये किस काम में आता है? पैनकेक मेकअप करने के, यानी चेहरे पर पोतने के लिए काम में लिया जाता है। और ये एक तरह का ब्रांड नेम है पैनकेक। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो ने पैनकेक का निश्चित रूप से उपयोग किया होगा। ग्रेटा गार्बो जो कि एक स्वीडिश एक्ट्रेस है, यानी स्वीडन की एक महान जो है हीरोइन हुई है, तो इसने भी पैनकेक नाम का ये जो श्रृंगार सामग्री है इसका निश्चित रूप से उपयोग किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। इसके अलावा मिस गोहर ने भी पैनकेक का निश्चित रूप से प्रयोग किया होगा। बैजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट। और बैजयंती माला ने भी इस पैनकेक नाम की जो श्रृंगार सामग्री है इसका निश्चित रूप से प्रयोग किया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री ने संभवतया इस पैनकेक का नाम भी नहीं सुना होगा। यूज़ करना तो बहुत बड़ी बात है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, यानी जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, जो श्रृंगार विभाग था, मेकअप डिपार्टमेंट श्रृंगार विभाग, वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, वो एक इमारत के सीढ़ियों के ऊपर था, यानी दूसरी मंजिल पर था। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो संभवतया कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल रहा होगा। स्टेबल का मतलब होता है द प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, यानी वो स्थान जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। कहने का मतलब घुड़साल, यानी घोड़ों के रखने की जगह स्टेबल्स कहलाती है। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, इसके अलावा दर्जनों दूसरी इमारतें। डजन यानी दर्जन, अदर यानी दूसरी, बिल्डिंग्स यानी इमारतें। इसके अलावा और दूसरी दर्जनों इमारतें इन द सिटी, शहर के अंदर, आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, ऐसा माना जाता है कि शायद वो दर्जनों इमारतें रॉबर्ट क्लाइव का आवास रही होंगी, यानी उसके रहने की जगह रही होंगी, यानी वो वहाँ पर रहता होगा। ऐसी दर्जनों इमारतें वहाँ पर और थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, अपने छोटे से जीवन में, ब्रीफ यानी छोटा जीवन, छोटा, ब्रीफ यानी छोटा, लाइफ यानी जीवन। तो फॉर हिज ब्रीफ लाइफ यानी अपने छोटे से जीवन में, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, इसके अलावा मद्रास के अंदर और भी छोटे ठहराव में, यानी मद्रास के अंदर रॉबर्ट क्लाइव और भी कम समय तक रुका था। तो उस वक्त उसने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने उस छोटे से संक्षिप्त मद्रास के अंदर ठहराव में, यानी बहुत सारे मकान उन्होंने बदल डाले थे।
ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि वो दर्जनों इमारतें इसीलिए है कि वो शायद एक के बाद एक दूसरी इमारतें बदलता रहता था अपने आवास के लिए, रहने के लिए। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, यानी इस छोटे से ठहराव में रॉबर्ट क्लाइव ने इस तरह मकान बदलने के अलावा और भी बहुत सारे काम किए, जैसे यानी इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा उसने फाइटिंग यानी लड़ाइयाँ लड़ी, सम इम्पॉसिबल बैटल्स कुछ असंभव युद्ध, सम यानी कुछ, इम्पॉसिबल यानी असंभव, बैटल्स यानी युद्ध, और कहाँ लड़ी ये असंभव युद्ध, इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के सुदूर कोनों में। रिमोट का मतलब दूर वाले, कॉर्नर्स यानी कोने, एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मेरी चर्च। इसके अलावा उसने एक काम ये भी किया कि उसने शादी की एक मेडन के साथ, एक युवती के साथ, इन सेंट मेरी चर्च, सेंट मेरीज नाम के चर्च में, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, यानी मद्रास के सेंट जॉर्ज नाम के किले में। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून। ये मेकअप रूम जो था, जो कि हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि वो अपस्टेयर्स था, सीढ़ियों के ऊपर था, ये कैसा दिखाई देता था, एक हेयर कटिंग सैलून जैसा, विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, और इसमें लाइटें लगी हुई थी, एट ऑल एंगल्स यानी हर एंगल पर, हर कोण पर, अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, और लगभग यहाँ पर आधा दर्जन बड़े बड़े दर्पण लगे हुए थे, लार्ज मिरर्स लगे हुए थे, मिरर्स का मतलब होता है दर्पण। देवर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, इसके अलावा वहाँ पर इनकैंडिसेंट लाइट्स भी लगी हुई थी, यानी ताप्त दीप्त रोशनियाँ, यानी जो बहुत तेज़ रोशनी करती है, जिनमें से ऊष्मा भी निकलती है, यानी जिनमें से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, उनको कहते हैं इनकैंडिसेंट लाइट्स, जो बहुत तेज़ रोशनी करती है और उनके साथ में उनमें से हीट, गर्मी भी निकलती है, यानी गर्म होती है वो। सो यू कैन इमेजिन, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, द फायरी मिजरी यानी झुलसा देने वाली कष्ट के बारे में, ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, उन लोगों के बारे में जो सब्जेक्ट होते थे मेकअप के लिए, यानी जो लोग वहाँ पर मेकअप करते थे या जो मेकअप करवाते थे, उन सभी के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी फायरी मिजरी से जो है गुजरते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली, सबसे पहले ये मेकअप डिपार्टमेंट जो था, इसका मुखिया एक बंगाली व्यक्ति था, एक बंगाल का व्यक्ति था, हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, और वो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया था और इस तरह वो स्टूडियो को छोड़ के चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद में उसकी जगह एक महाराष्ट्रियन ने ले ली, यानी एक महाराष्ट्र के रहने वाले आदमी ने ले ली। अब वो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। हु वाज असिस्टेड बाय ए धारवाड़ कर्नाटिका, और उसकी सहायता की जाती थी एक धारवाड़ कर्नाटिका के द्वारा, एन आंध्रा, एक आंध्र प्रदेश के व्यक्ति के द्वारा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास के भारतीय ईसाई के द्वारा, एन एंग्लो बर्मीज, एक एंग्लो बर्मीज के द्वारा, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, इसके अलावा वहाँ पर स्थानीय जो तमिल्स थे उनके द्वारा इसकी सहायता की जाती थी, इस महाराष्ट्र वाले व्यक्ति की। ऑल दिस शोज, ये सारी चीज़ें दिखाती है दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है राष्ट्रीय एकता की बात हो रही थी। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, किस चीज़ से पहले, AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग, यानी AIR और दूरदर्शन के द्वारा शुरू किया गया ब्रॉडकास्ट करना प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों को, ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता पर, यानी AIR कहने का मतलब, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो, इसके अलावा दूरदर्शन के द्वारा राष्ट्रीय एकता को दिखाने वाले जो प्रोग्राम थे उनको प्रसारित करने से बहुत पहले ही यहाँ इस मेकअप रूप में मद्रास के इस जेमिनी स्टूडियो में, इससे भी बहुत पहले ही राष्ट्रीय एकता की झलक देखी जा सकती थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन
could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। यानी ये जो नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैनों की जो गैंग थी, कहने का मतलब राष्ट्रीय एकता दिखाने वाली, श्रृंगार करने वाले लोगों की ये जो गैंग थी, जो ग्रुप था, ये किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को, अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को कुड टर्न बदल सकता था इनटू ए हिडियस क्रिम्जॉन ह्यूड मॉन्स्टर, एक घृणित लाल रंग के जो है दिखने वाले राक्षस के रूप में, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, यानी ट्रक भर भर करके जो ये पैनकेक आती थी, जो श्रृंगार सामग्री आती थी, उसके द्वारा, एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। इसके अलावा वहाँ पर निजी स्तर पर, यानी वहाँ स्थानीय रूप से बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो पोशंस और जो लोशंस थे, उनके द्वारा उनको पोत पोत करके चेहरों के ऊपर एक अच्छे भले आदमी का रूप बिगाड़ा जा सकता था, उसे लाल रंग के जो है एक राक्षस के रूप में बदला जा सकता था। क्रिम्जॉन का मतलब होता है लाल रंग, हिडियस घृणित। इसके अलावा ह्यूड का मतलब होता है, ह्यू का मतलब होता है रंग, कलर। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब राक्षस। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, ये उन दिनों की बात है जब अधिकांश फिल्मों की शूटिंग इंडोर होती थी, यानी स्टूडियो के अंदर ही होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स, और फिल्म का मात्र 5% हिस्सा ही बाहर, आउटडोर यानी स्टूडियो के बाहर जाकर के शूट किया जाता था। आई सपोज द सेट्स and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। I suppose का मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मंच सज्जा तथा स्टूडियो की रोशनियों को इस बात की आवश्यकता थी कि लड़के तथा लड़कियों को कुरूप बनाया जाए ताकि फिल्म में वे सुंदर प्रस्तुत करने योग्य दिखाई दे सकें, प्रेजेंटेबल हो सकें। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट का मतलब होता है श्रृंगार विभाग। तो श्रृंगार विभाग के अंदर एक कठोर पदानुक्रम बनाए रखा जाता था। स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की जाती थी, स्ट्रिक्ट कठोर, हायरार्की पदानुक्रम, मेंटेन यानी बनाए रखना। The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly। जो चीफ मेकअप मैन होता था, जो मुख्य श्रृंगार करने वाला जो व्यक्ति होता था, वो फिल्म के चीफ एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को, यानी फिल्म के जो प्रमुख कलाकार होते थे, उनको अगली बनाता था, यानी उनको कुरूप बनाता था, यानी उनके चेहरे पर वो पैन केक को पोतता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, इसके अलावा ये जो चीफ मेकअप मैन था, उसका जो सीनियर असिस्टेंट जो होता था, यानी जो वरिष्ठ सहायक होता था, वो क्या करता था? द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, यानी वो पिक्चर के अंदर जो दूसरे स्तर के, दूसरे दर्जे के जो हीरो हीरोइन होते थे, उनको कुरूप बनाता था। कहने का मतलब उनके चेहरे पर वो जो है पैन केक पोतता था। द जूनियर असिस्टेंट, इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक होता था, द मेन कॉमेडियन, वो पिक्चर के जो प्रमुख हास्य कलाकार होते थे, उनको कुरूप बनाता था। कहने का मतलब उनका मेकअप करता था। एंड सो फोर्थ, और इसी तरह ये क्रम आगे बढ़ता रहता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और ऐसे कलाकार जो भीड़ का हिस्सा बनते थे, वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, उनको कुरूप बनाने की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती थी। किसकी होती थी? ऑफिस बॉय की। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, यानी जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट जो था, वहाँ भी ऑफिस बॉय रखा जाता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, उन दिनों में,
उन दिनों में जब क्राउड शूटिंग होती थी यानी भीड़ की शूटिंग होती थी तो यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, तो तुम उस ऑफिस बॉय को देख सकते थे उस पेंट को मिलाते हुए मिक्स करते हुए इन्हें जाइंट वेसल एक विशाल बर्तन के अंदर एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और तुम उसको भीड़ का हिस्सा बनने वाले कलाकारों के चेहरों पर पोतते हुए भी देख सकते थे। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस। ये विचार यानी ये पोता क्यों जाता था पेन के एक चेहरे के ऊपर, तो इसका विचार ये था, ये ऐसा मानना था कि जिससे कि चेहरे का एक एक छिद्र, चेहरे की जो सतह होती है उस पर जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो सारे के सारे जो छिद्र हैं वो पूरी तरह से छुप जाएं। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी ये जो प्रोसेस होती थी, जो प्रक्रिया होती थी मेकअप की, यानी जो पुताई होती थी पेन केक के द्वारा, जिससे चेहरे के जो छिद्र थे जिससे वो पूरी तरह से मिट जाएं, हट जाएं, उनमें वो भर जाया जा करके और सरफेस बिल्कुल चिकनी हो जाए। ही वाजंट एग्जैक्टली ए बॉय। अब वास्तव में ये जो ऑफिस बॉय वास्तव में कोई लड़का नहीं था। ही वाज इन हिज अर्ली 40s। ये कोई जैसे आप समझ रहे हो कोई 15-16 साल का कोई लड़का होगा, तो ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ पदनामी ऑफिस बॉय था। वैसे इसकी उम्र जो है लगभग 40 साल थी, यानी अर्ली 40s में ये आ गया था, प्रारंभिक 40वें साल में था। हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर्स एगो, यानी बहुत साल पहले ये लड़का, ये ऑफिस बॉय स्टूडियो के अंदर इस आशा में आया था, इस जो है हॉप में यहाँ पर आया था, इन द हॉप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। यानी ये इस आशा में इस स्टूडियो में आया था वर्षों पहले कि वो एक स्टार एक्टर बनेगा, या फिर एक अच्छी श्रेणी का स्क्रीन राइटर बन जाएगा, या फिर डायरेक्टर बनेगा, या लिरिक राइटर जो है बनेगा। इस आशा में ये लड़का जो है यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में भर्ती हुआ था। लिरिक राइटर मतलब जिसको हम कहते हैं गीतकार, जो गीत लिखते हैं उनको कहते हैं लिरिक राइटर। ही वॉज ए बिट ऑफ ए पोइट, ये थोड़ा सा कवि भी था, यानी ये कविताएं भी करता था, यानी बहुत सारी इसके अंदर टैलेंट थे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट यहाँ पर टेक प्लेस होती है स्टूडियो में, किस तरह फिल्में बनती है। और ये ऑफिस बॉय जहाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक लड़के के रूप में यहाँ पर आया, एक बहुत बड़े सपने लेकर के यहाँ पर आया था। और यहाँ हमने ये भी देखा कि अब वो जो ऑफिस बॉय था वो छोटा सा लड़का यहाँ पर आया, लेकिन अब वो 40 साल का हो गया और वो जो सपने लेकर के आया वो सारे मिट्टी में मिल गए और वो यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिस बॉय के रूप में ही काम कर रहा था। और यहाँ लेखक भी क्या चीज़ हमको कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो तब तक इंतज़ार करें आप नेक्स्ट वीडियो का, जो कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। तो तब तक आप देखते रहें मेरे लास्ट वीडियोस। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।